बताइए मुझे, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? बताइए, क्या इस कंपाउंड में कार्बन है? हाँ है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ, इधर ओपन कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। CmGbr कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है। क्लियर है? ये CH3mGbr की ओपन स्ट्रक्चर है। चलिए बताइए, अब आपको क्लियर नजर आया कि यहाँ कार्बन है। ओके, है कार्बन। दूसरी बात बताइए, क्या यहाँ मेटल भी है? हाँ, यहाँ मेटल भी है। कौन सी मेटल है? मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट। ओके, अच्छा बताइए, क्या कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है? बोलिए, क्या इस कंपाउंड के अंदर कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है? बोलिए, हाँ है। कार्बन और मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है। ओके, क्लियर? तो फिर बताइए, क्या ये कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा? हाँ, ये कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में शॉर्ट में लिख रहा हूँ OMC। ओके, ये कंपाउंड क्या होगा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन मेटल के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ डायरेक्टली जुड़ा है। बोलो, बात समझ आती है? क्लियर? तो ये क्या है? हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ। मीन्स आपने क्या लिया? C2H5 ले लिया, है ना, MgCl, ये हो गया। आपने CCH5 एराइल ले लिया, MgBr। ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया ये दे रहा हूँ कि कैसे हम पहचानेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन है और कौन नहीं है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? निम्न में से कौन सा कार्बधात्विक यौगिक है? या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? निम्न में से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है? क्लियर? तो हमें छांटना पड़ेगा। दूसरा मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिया यहाँ पर एक कंपाउंड CH3Li। बताइए, CH3Li में आप ओपन कर लीजिए। ये CH3 है, मिथाइल ग्रुप इसका नाम है, और ये लिथियम। बताइए, इस कंपाउंड के अंदर कार्बन है? बोलिए, कार्बन है? हाँ है। मेटल भी है? हाँ, कौन सी मेटल है? लिथियम मेटल है। ओके, क्लियर है? कौन सी मेटल होती है लिथियम? लिथियम कौन से ग्रुप की मेटल होती है? पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखी है? बोलो, ग्रुप 1 में रखी है। बोलिए, कौन सी मेटल कहलाती है? एल्कली मेटल्स, अक्षार धातु। क्लियर है जी? तो ये बताइए, लिथियम मेटल है, कार्बन है। कार्बन लिथियम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। ओके, तो कार्बन लिथियम मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये कंपाउंड बताइए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है या नहीं? बताइए मुझे, बोलो भाई। In this compound, carbon is directly attached with lithium metal, so this compound is organometallic compound। बोलो, बात समझ आती है? नाम है इसका मिथाइल लिथियम। क्या नाम है इसका? मिथाइल लिथियम। क्यों लिथियम साइड में जुड़ा? क्यों लिथियम के इधर वैलेंसी नहीं है? क्योंकि ग्रुप फर्स्ट की मेटल है। बोलो, बात समझ आती है क्या नहीं आती? चलिए आगे चलते हैं। तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिया CH3, क्या लिया? CH3, यहाँ लिया Zn और यहाँ लिया CH3। बताइए, इसका नाम क्या होगा? इसमें 2 मिथाइल है, एक CH3 एक CH3, है ना। 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और मेटल कौन सी है? जिंक, डाई मिथाइल जिंक। बताइए, क्या इस कंपाउंड के अंदर कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली जुड़ा है? बोलो, हाँ या ना बोलो। आज इधर इधर बोलिए, बोलिए। ऐसे क्या होगा गर्दन हिलाने से? बोलो, सो रहे हो?
इस वाले मोबाइल में बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है आपकी, प्लीज प्लीज मैसेज कीजिए चैट बॉक्स में। जी, तो ये कंपाउंड कैसा है हमारा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ओके चलिए ठीक है, कंटिन्यू हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ, C2H5 का होल ट्वाइस Hg। क्या लिख रहा हूँ? C2H5 का होल ट्वाइस Hg। ओके बताइए C2H5 का होल ट्वाइस Hg का नाम क्या होगा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ C2H5 HgC2H5। ओके क्या नाम होगा? इसमें दो इथाइल ग्रुप है, बताइए इसका नाम होगा डाई इथाइल मरकरी। ओके मरकरी एक मेटल है, डी ब्लॉक की मेटल है, ठीक है ना, ट्रांजिशन मेटल, सॉरी डी ब्लॉक की मेटल है। ओके ये बताइए आप, क्या इस कंपाउंड के अंदर कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है? बोलिए बताइए, नजर नहीं आया क्या? बोलो, आ गया? खोल के दिखा दूं? चलिए खोल के दिखा देता हूं। ये CH3, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर क्या है Hg है, यहाँ पर क्या है CH2 है, और यहाँ भी क्या है CH3 है। कोई प्रॉब्लम है? बताइए अब नजर आया? कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये कंपाउंड भी बोलो कैसा है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, यानी डाइइथाइल मरकरी भी कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। क्लियर है? मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इधर मैं एग्जांपल नंबर 5 लिखता हूं। देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दुनिया का, जिसका फॉर्मूला है C2H5 का होल 4 Pb। बताइए Pb मेटल का नाम क्या है? लेड। ओके तो इस कंपाउंड का नाम बोलिए क्या हुआ? बोलिए एसीटेट। ये क्या है? इथाइल ग्रुप कितने हैं? 4 हैं, तो नाम क्या हुआ? टेट्रा इथाइल जी। वीडियो से ऊपर जा रहा है? ओके 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 अब ठीक है। ओके जी, ये क्या है? C2H5 का होल 4 Pb। बताइए क्या नाम है इसका? टेट्रा इथाइल लेड। क्या नाम है? टेट्रा इथाइल लेड। बताइए क्या इसके अंदर मैं लिख देता हूं, यहाँ मैंने लिखा C2H5। C2H5 क्या होता है? CH3CH2। ओके CH3CH2 4 है, बताइए लेड से जुड़े, इसी तरह से 3 और जुड़ जाएंगे। बताइए आप, कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है कि नहीं है? तो बताइए कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। चलिए इस कंपाउंड की एक और बात मैं आपको बता देता हूं, ये कंपाउंड क्या कहलाता है। ये जो हमारा टेट्रा इथाइल लेड है, इसको शॉर्ट में टेल कहते हैं। ये इस नाम से बहुत फेमस है, टेट्रा इथाइल लेड किस नाम से फेमस है? टेल, TEL से बहुत ज्यादा फेमस है। शॉर्ट फॉर्म भी इसकी वो दे सकता है, ठीक है। देखिए क्यों ये फेमस है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये जो कंपाउंड है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये जो कंपाउंड है इसे हम क्या बोलते हैं? एंटी नॉकिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसको? एंटी नॉकिंग एजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट? एंटी मींस क्या होता है? एंटी मींस कौन? आंटी। आंटी कौन? मम्मी के साथ लड़ने वाली, यानी मम्मी की अपोजिट। ओके इसलिए आप खाते हैं एंटीबायोटिक। क्यों खाते हैं आप एंटीबायोटिक? बोलिए किसके अगेंस्ट? सारे ऑर्गेनिज्म के, जो हार्म पहुंचाते हैं उसके, जो हार्मफुल होते हैं उसके लिए नहीं, ऐसा नहीं। एंटीबायोटिक का दूसरा नाम अगर मैं बता दूं तो मीनिंग आप निकाल लेंगे। एंटीबायोटिक का दूसरा नाम एंटीबैक्टीरियल होता है। क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल। क्या नाम होता है? एंटीबैक्टीरियल होता है। क्लियर? बताइए एंटी मींस, आंटी मींस मम्मी के साथ लड़ने वाली, मम्मी के अपोजिट, यानी एंटी मींस अपोजिट और बैक्टीरियल मींस बैक्टीरिया के। बोलो जो दवाई किसके अगेंस्ट काम करती है? बैक्टीरिया के अपोजिट काम करती हो। मतलब बैक्टीरिया हमारी बॉडी को खाने का काम करे और एंटीबायोटिक क्या करे? उसे मारने का काम करता हो। समझ रहे हो? आप जो मोहल्ले में डॉक्टर्स बैठे हैं उन्हें एंटीबायोटिक बोल देंगे, एकदम उठा के दे देंगे। आप कहेंगे उन्हें एंटीबैक्टीरियल, तो ढूंढते फिरेंगे क्या होता है एंटीबैक्टीरियल। क्लियर है जी? तो एंटीबायोटिक का मतलब समझ रहे आप क्यों खाते हैं? क्योंकि वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ एंटी आया तो अपोजिट हुआ, अगेंस्ट हुआ। नॉकिंग का मतलब क्या होता है? क्या मीनिंग हुआ नॉकिंग का? खटखटाना। बोलो बात समझ आ रही है? आवाज पैदा करना। नॉक करते हैं ना आप गेट पर, बोलो
क्लियर है? तो क्या हुआ इसका मतलब कि ये खटखटाने यानी आवाज पैदा करने के अगेंस्ट काम करेगा। बोलो एंटी नॉकिंग एजेंट। बताइए नॉकिंग आवाज पैदा करना, वॉइस प्रोड्यूस करना, बोलो एंटी मींस उसके अपोजिट। क्लियर? ये आवाज पैदा करने के अपोजिट काम करेगा। आवाज हमारी नहीं, आवाज हमारी नहीं, आवाज किसकी ये भी बताऊंगा। एजेंट आप समझते ही है, क्लियर? एजेंट समझते हैं आप। एजेंट को हिंदी में दलाल कहते हैं, है ना? हिंदी में क्या कहते हैं? दलाल। लेकिन हिंदी में मत कह देना किसी को, वरना लड़ पड़ेगा। ओके? और देशी भाषा में, गांव की भाषा में तो दल्ला कहते हैं, दल्ला मत कह देना। ओके? लैंग्वेज का बहुत बड़ा फर्क होता है या नहीं? लैंग्वेज का फर्क होता है ना, या नहीं होता है? होता है। आप कहेंगे एजेंट भाई साहब खुश होके आएगा, है? और आपने अगर दलाल कह दिया तो लड़ेगा, और अगर दल्ला कह दिया तो सर फोड़ेगा। ठीक है? हाँ, ऐसे ही अगर कोई लड़की पूछे आपसे कैसी लग रही हो, आपने कह दिया कातिल लग रही हो, बड़ी खुश हो जाएगी। कातिल कौन होती है? जिसने कत्ल किया। और अगर आपने कह दिया हत्यारिन लग रही हो, बोलो तो सैंडल बजाएगी कि नहीं? और हत्यारिन भी तो वही होता है, हिंदी में हत्या करने वाली। ओके जी? तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ये एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट समझ गए आप? जो आवाज पैदा करने को कम करता। अब किसकी आवाज पैदा करने को कम करता है? ये हमारी नहीं, हमारी नहीं, किसकी कम करता है? ध्यान से सुनिएगा। इधर कहाँ खो रहे हो जी? देखिए इधर, जब हम कोई भी व्हीकल चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, उसमें हमें फ्यूल डालना पड़ता है, डीजल या पेट्रोल डालना पड़ता है। ठीक है? इसलिए तो देखिए क्या होता है, जो डीजल या पेट्रोल होता है उसमें कंपनी लेड मिलाकर भेजती है। ये टेट्रा इथाइल लेड, टेल मिलाकर भेजती है। ओके? क्यों भेजती है? ताकि जो वाहन है हमारा, उसका जो इंजन है वो ज्यादा शोर ना करे। समझ रहे ना? वैसे उसमें साइलेंसर भी लगा होता है, लेकिन साइलेंसर के अलावा भी इंजन के अंदर ज्यादा शोर प्रोड्यूस ना हो, यानी वॉइस पोल्यूशन कम से कम हो, है, और जो गाड़ी चला रहा है उसे भी आवाज कम से कम आए। इसलिए उसमें क्या डाला जाता है? टेल डाला जाता है, टेट्रा इथाइल लेड डाला जाता है। समझ रहे हो आप ये बात? लेकिन ये टेट्रा इथाइल लेड जब डाला गया, जो इसका यूज हुआ, यूज बहुत होता है इसका बहुत, ये हमारे लिए हार्मफुल भी बहुत ज्यादा है। हमारे लिए हार्मफुल है, वाहन के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन हमारे लिए हार्मफुल साबित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि जो लेड होता है वो पॉइजनस होता है। बोलो होता है क्या? तो जो लेड जो होती है, मेटल कैसी होती है? पॉइजनस होती है, विषैली होती है। बोलो विषैली होती है, जहर होता है। समझ रहे हो आप ये बात? शिवन्या कह दो इसको, नागिन। बोलो लेड कैसी होती है? पॉइजनस होती है। ठीक है? तो जब क्या हुआ, पेट्रोल पंप पर जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, हर टाइम पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, तो क्या करेंगे? पेट्रोल उनके बॉडी के अंदर जाएगा, नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू इनहेल करेंगे वो। ठीक है? हमने तो क्या किया, हम 2 मिनट रुके, पेट्रोल डलवाए, चले गए। ठीक है? उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इंसान वहां रोजाना 10-12 घंटे की ड्यूटी दे रहा है, तो बताइए उसकी बॉडी में तो पेट्रोल जाएगा कि नहीं जाएगा? और जाएगा तो कौन जाएगा? उसके अंदर लेड भी जाएगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल में लेड मिला हुआ है। बोलो समझ आती है बात आपको? क्लियर है? और लेड पॉइजनस है। ठीक है? तो जिससे क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर लेड की एक्सेस हो जाएगी, यानी लेड की मात्रा अधिक हो जाएगी। क्लियर? और उससे क्या होगा, उसके अंदर डिजीजेस पैदा हो जाएंगी, बीमारियां पैदा होने का खतरा है, और यहाँ तक कि कैंसर होने का भी खतरा है। ओके? इसलिए अब इसको थोड़ा अवॉइड किया जाने लगा। इसकी जगह और बहुत सारे कंपाउंड्स अब यूज होने लगे। वो बहुत सारे कंपाउंड्स हम दूसरा टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जब पढ़ेंगे, तो वहां पर पढ़ेंगे कि उसकी जगह अब कौन से यूज होने लगे। ठीक है? तो अभी आपको क्या समझ आया कि C2H5 का होल 4PB का नाम क्या है? टेट्राइथाइल लेड, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। ओके? और ये क्या होता है? एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। वो आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी नॉकिंग एजेंट, क्या पूछे? वो आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी नॉकिंग एजेंट। ओके? क्लियर? तो आप क्या आंसर देंगे उसका? टेल यानी टेट्राइथाइल लेड। ओके? समझ में आती है बात आपको? बोलिए, चले आगे। ठीक है, चल अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को आप डिसाइड करना सीख गए हैं। और अगर आप सीख गए हैं तो फिर देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इधर हमारे पास अगर मैंने कंपाउंड लिया CH3COONA, CH3COONA का नाम होता है सोडियम एसीटेट।
क्या नाम होता है? सोडियम एसीटेट। बोलिए कौन बच्चा बताएगा ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है या नहीं है? बताइए जल्दी, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है या नहीं है? बोलिए, क्या इसके अंदर कार्बन है? हाँ कार्बन है। इसके अंदर मेटल है? हाँ मेटल भी है। ओके, चलिए तो क्या मैं इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कह दूं? नहीं कहा। क्यों? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कंडीशन क्या? कंडीशन है कि कार्बन और मेटल का होने से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं हो जाता। कार्बन मस्ट बी डायरेक्टली अटैच्ड विद मेटल। बात समझ आ रही है कि नहीं? कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। तो हम इसको ओपन करके खोल के देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने क्या लिखा? CH3 C डबल बॉन्ड OON। बोलो CH3 C डबल बॉन्ड OON क्या है? सोडियम एसीटेट। बताइए यहाँ मेटल है और कार्बन ये है, क्या ये मेटल इस कार्बन के साथ जुड़ी है? नहीं है, कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली नहीं अटैच्ड है। बताइए फिर क्या ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है? बोलो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। समझ रहे हो आप ये बात? तो आपसे पूछे which of the following is not an organometallic compound, क्लियर? या which of the following is organometallic compound, तो आपको पहचानना होगा कि कौन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है और कौन नहीं। ठीक है, और एग्जांपल मैं देता हूं। मैंने लिखा CH3 COO का होल ट्वाइस Ca, नाम है कैल्शियम एसीटेट, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम का भाई है। बोलो कैल्शियम मैग्नीशियम का बड़ा भाई है क्या नहीं है? बोलो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है या नहीं? एल्कलाइन अर्थ मेटल है, अक्षारीय मृदा धातु है, वैलेंसी कितनी है? 2 है, इसलिए कितने एसीटेट लगा दिए मैंने? बोलो बात समझ आती है? चलिए बताइए क्या ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है? बोलिए क्या ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है? बोलो क्यों नहीं? क्यों नहीं? स्ट्रक्चर ओपन करके देख लीजिए जी, स्ट्रक्चर ओपन करके देख लीजिए। कैसे भाई? बताइए बताइए। CH3 C डबल बॉन्ड OO, एक तो ये हुआ एसीटेट, दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड OO, एक ये हुआ एसीटेट, और यहाँ पर क्या लगा? कैल्शियम। ओके, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम एसीटेट। क्लियर? नाउ इट इज क्लियर। बोलो कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। बोलो तो ये क्या है हमारा? ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। बोलो बात समझ आती है या नहीं आती है? क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसमें भी कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ी है। कार्बन भी है, मेटल भी है, बट कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ी है, इसलिए ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। बोलो बात समझ आती है या नहीं आती है? कोई दिक्कत है इस बात में जी? और भी इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, उन्हें आप पहचान लेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखवा भी दूंगा। ठीक है, अब देखो आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल पर चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आज अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें पहचानना है कौन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है और कौन नहीं। उसके लिए हमने क्या सीखा कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होने के लिए शर्त यह है कि जो कार्बन है वो मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए। ओके, और हमने क्या सीखा कि जो अगर कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है तो ऐसा कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इस बेस पर हम आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने लिया NaCl, क्या लिया? NaCl। मैंने क्या लिया? KCl। मैंने क्या लिया? CaC2। NaCl सोडियम साइनाइड है, KCl पोटेशियम साइनाइड है, और CaC2 कैल्शियम कार्बाइड है। ओके, चलिए ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। बताइए क्या ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं? बोलिए क्या देखना है आपको कॉन्सेप्ट अपना? बताइए जी जल्दी से बताइए, क्या ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं? नहीं है। क्यों? क्या NaCl में सोडियम मेटल कार्बन से नहीं जुड़ी है? बोलिए बताइए भाई, क्या NaCl में सोडियम मेटल क्या कार्बन से नहीं जुड़ी है? बोलिए जुड़ी है। जुड़ी है ना जी? जुड़ी है, खोल के दिखा देता हूं।
मैंने लिखा NaC ट्रिपल बॉन्ड है। अब बताइए क्या मेटल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है? बोलो। हाँ जी बोलो। है जी आइसोसाइनाइड हो सकता है। ये आइसोसाइनाइड नहीं, ये तो सोडियम साइनाइड है, NaCN है जी। बोलो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होना चाहिए और नहीं? अरे बोलो हाँ या ना बोलो। बोलो आपने सीखा कि कार्बन किसके साथ जुड़ी होनी चाहिए? मेटल के साथ डायरेक्ट जुड़ी होनी चाहिए। क्या देखा आपने इसके अंदर कि सोडियम मेटल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है? बोलो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ जो पोटेशियम मेटल है वो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। ओके यहाँ क्या देख रहे हैं? इसकी ओपन स्ट्रक्चर लिख देता हूं। क्या है? कैल्शियम है, ये C है, ये C है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बन की वैलेंसी 4, इधर भी कार्बन की वैलेंसी 4। बोलो बताइए तो यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको कि कैल्शियम मेटल इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन एटम। कैल्शियम मेटल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। बोलो इसलिए तो फिर क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होने चाहिए, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होने चाहिए, बट ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं है जी। बट ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं है। अब ये क्या हुआ भाई? ये तो गलत पढ़ा दिया अभी, है ना? क्या पढ़ाया अभी? कॉन्सेप्ट क्या सिखाया कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होने के लिए मेटल मस्ट बी डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन, या कार्बन मस्ट बी डायरेक्टली अटैच्ड विद मेटल। ओके और यहाँ हमने देखा कि कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं है। ओके तो इन्हें एक्सेप्शंस कह दूं, अपवाद कह दूं? नहीं, आपने तो सीखा है कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस नहीं है, तो फिर यहाँ कहां से आ गए? एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। समझिए ऐसा क्यों है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं। चलिए अब ध्यान से देखना दोबारा। इधर मैंने यहाँ लिखा OMC को में क्या लिखते हैं? OMC को हम क्या लिखते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्या लिखते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब ध्यान से देखिएगा। ऑर्गेनो मीन्स क्या है? कार्बन। ऑर्गेनो मीन्स कार्बन। कहां से आया ये मीनिंग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया। बोलो आया? ऑर्गेनो मीन्स कार्बन। याद रखना हमने पढ़ा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होने के लिए वो कार्बन मेटल के साथ जुड़ा होना चाहिए या मेटल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होनी चाहिए। लेकिन याद रखना आज ये बात कोई नहीं बताएगा आपको कभी कि वो मेटल जो कंपाउंड में प्रेजेंट है, वो जो मेटल है वो मेटल कार्बन से जुड़ी हो, बट वो कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन। कैसा कार्बन हो? ऑर्गेनिक कार्बन। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या ऑर्गेनिक कार्बन के अलावा भी कोई कार्बन होता है? जब हमने कहा मेटल किससे जुड़ी होनी चाहिए? ऑर्गेनिक कार्बन से जुड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब तो क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कार्बन के अलावा भी और कोई कार्बन होता है। बोलो हाँ होता है। कार्बन भी इनऑर्गेनिक भी होता है, कार्बन इनऑर्गेनिक कार्बन भी होता है। जैसे आपने पढ़ा 11th क्लास के अंदर, आपने C6H6 फॉर्मूला पढ़ा। किसका फॉर्मूला? आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ी, दुनिया का फेमस कंपाउंड है जिसे आप बेंजीन कहते हैं। बोलो फॉर्मूला C6H6 है। क्लियर? बोलो कहते हैं कि नहीं कहते? 6 मेंबर रिंग है। ऐसी एक रिंग आपने 11th क्लास में पढ़ी। ऐसी आप रिंग आपने BSc फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी जिसे आपने इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा था। इसमें 3 नाइट्रोजन रिंग के अंदर और 3 फास्फोरस थे। उसे आपने क्या बोला? इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोलो। और आपने ऑर्गेनिक बेंजीन भी पढ़ा, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी पढ़ा। बोलो बात समझ आ रही? क्या क्या ठीक है? कोई दिक्कत? सॉरी इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं, नाइट्रोजन और बोरॉन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन और बोरॉन होता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन जिस तरह होता है इस तरह इनऑर्गेनिक कार्बन भी होता है। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक कार्बन होगा कहाँ? ये आप कैसे पता लगाएंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है।
भाई हमने तो क्या सीखा, मेटल के साथ कार्बन जुड़ी होनी चाहिए, मतलब कार्बन मेटल के साथ जुड़ा होना चाहिए। अब हमें क्या पता चला कि भाई ये कार्बन भी 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि ऑर्गेनिक कार्बन है इनऑर्गेनिक कार्बन है, ये चीज हमें प्रैक्टिस से आएगी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं आपको फिर भी दे देता हूँ, ठीक है। देखो जी, जब आपने यहाँ गिरगनार्ड रिएजेंट लिखा CH3MgBr, तो इसके अंदर जो मेटल से जुड़ा कार्बन है वो कहाँ है, साइड में है या बीच में है, साइड में है। आपने जब क्या लिखा CH3Li मिथाइल लिथियम, बताइए इसके अंदर जुड़ा कार्बन, मेटल से जुड़ा कार्बन साइड में है या बीच में है, साइड में है। ओके, आपने CH3Zn CH3 लिया, क्या लिया, CH3Zn CH3 डाइमिथाइल जिंक लिया। बोलो जिंक मेटल से जुड़ा कार्बन साइड में है या बीच में है, साइड में है। बोलो बोलो, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं हमेशा ऐसा हो, लेकिन ज्यादातर केस में कैसा होगा, जो ऑर्गेनिक कार्बन होगा वो साइड में होगा। बोलो बात समझ आ रही है जी। यहाँ देखो आप NaCN के अंदर बताइए, जो कार्बन मेटल से जुड़ा है साइड में है या बीच में, बीच में। बोलो यहाँ, बोलो बीच में, यहाँ बोलो बीच में। समझ रहे हो आप, याद रखना, कोई बात नहीं। जो साइनाइड्स हैं, तो जो कार्बाइड्स हैं वो इनऑर्गेनिक कार्बन, कार्बाइड्स एंड साइनाइड्स कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और उनके अंदर जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, इनऑर्गेनिक कार्बन। बोलो बात समझ आती है। इसलिए क्योंकि मेटल यहाँ इनऑर्गेनिक कार्बन से जुड़ी है, यहाँ भी मेटल इनऑर्गेनिक कार्बन से जुड़ी है, और यहाँ भी मेटल इनऑर्गेनिक कार्बन से जुड़ी है, इसलिए कंपाउंड्स, बोलो, इसलिए कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं कहलाते, क्योंकि यहाँ हमारा हेडिंग क्या बोले, इनऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं। क्या हमारा हेडिंग इनऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, क्या क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। बोलो बात समझ आ रही है, क्लियर है, बोलो क्लियर है ये बात। तो अगर वो आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सॉरी कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, वो इनमें से आपको ऑप्शन देगा, इनमें NaCN देगा या KCN देगा या CaC2 कैल्शियम कार्बाइड देगा। बोलो बात समझ आ रही है आपको या नहीं, बोलो पहचान लेंगे कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और कौन नहीं, क्लियर है। कौन है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स in which metal is directly attached with carbon। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत है इस बात में जी, ठीक है, थोड़ा सा लिख लेंगे, चलिए लिखते हैं थोड़ा सा। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बोर्ड से नोट करेंगे जो मैं लिख रहा हूँ, ओके, और हिंदी वाले वो लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा नोट करेंगे आपके तभी याद रहेगी। लिखे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, organometallic compounds, organometallic compounds, organometallic compounds, organometallic compounds, organometallic compounds ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, organometallic compounds ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें, जिनमें नहीं, जिन भूत उनमें नहीं, जिनमें, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम, कार्बन एटम, जिनमें कार्बन एटम, जिनमें कार्बन एटम मेटल के साथ, मेटल के साथ, मेटल के साथ डायरेक्टली, डायरेक्टली जुड़ा होता है, मोबाइल डायरेक्टली जुड़ा होता है, जिनमें कार्बन एटम मेटल के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है। ओके, और अथवा न्यू लाइन से लिखेंगे, न्यू लाइन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को अब OMC लिखेंगे, ठीक है, OMC लिखेंगे शॉर्ट में,
ठीक है, क्या लिखेंगे शॉर्ट में? OMC लिखेंगे। लिखिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कम से कम एक, जिनमें कम से कम एक, जिनमें कम से कम एक कार्बन मेटल, ऐसे लिखेंगे, जिनमें कम से कम एक कार्बन मेटल, ब्रैकेट में लिखेंगे C सिंगल बॉन्ड M, कार्बन मेटल, ब्रैकेट में C सिंगल बॉन्ड M, ब्रैकेट के बाद बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इनमें कम से कम एक कार्बन मेटल, ब्रैकेट में CM बॉन्ड होता है, प्रेजेंट होता है, CM बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लिख लिया? ओके। फॉर एग्जांपल नंबर 1, साइड हेडिंग ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स, साइड हेडिंग ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स। नंबर 1, ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RMgX से। कैसे? RMgX से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वेयर R क्या है? वेयर R इज इक्वल टू एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, वेयर R एराइल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे CCH5 होता है फिनाइल। ओके, R एल्किनाइल ग्रुप भी हो सकता है, एल्किनाइल ग्रुप भी हो सकता है, और जो X है वो क्या होगा? हैलोजन एटम होगा। क्या होगा? हैलोजन एटम। लेकिन याद रखना, हैलोजन भी कौन सा होगा? या तो Cl होगा, या Br होगा, या I होगा, लेकिन कभी भी F नहीं होगा। फ्लोरीन को आप जानते हैं, फ्लोरीन एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। बोलो, आवर्त सारणी में आपने देखा है कि फ्लोरीन जो होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसके, लिखिए साथ साथ CH3MgBr, C2H5MgI। ओके, ये एग्जांपल्स इसके लिख सकते हैं, और भी आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ठीक है, नाम भी लिख सकते हैं आप। CH3MgBr का नाम क्या लिखोगे? मिथाइल मैग्नीशियम बोरोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम बोरोमाइड। C2H5I का नाम क्या लिखोगे? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये हमारा ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स क्यों बोला है? क्योंकि इनमें ऑर्गेनो मींस कार्बन। बोलो कौन सी मेटल से जुड़ी है? बोलो, अरे बोलती क्यों नहीं? क्यों नहीं बोलते हो? अरे यहाँ कार्बन कौन सी मेटल से जुड़ा है? मैग्नीशियम से, इसलिए इनको क्या बोल दिया? ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स। नंबर 2 साइड हेडिंग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, साइड हेडिंग नंबर 2 ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। बोलिए इनमें किससे जुड़ा होगा कार्बन? ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के एग्जांपल लिख लीजिए आप। मैंने लिखा CH3Li, C2H5Li। ओके, बताइए इसका नाम क्या होगा? मिथाइल लिथियम, क्योंकि इसमें कार्बन लिथियम से जुड़ा है, मिथाइल लिथियम से जुड़ा है, और इसका नाम बोलिए क्या होगा? इथाइल।
बोलो जी, समझ में आती है बात जी? ऑर्गेनोलिथियम क्यों कहा? ऑर्गेनोलिथियम क्यों कहा? क्योंकि इसमें और कार्बन किससे जुड़ा है? बोलो, कौन सी मेटल से जुड़ा है? सो गए क्या? लिथियम मेटल से जुड़ा है। नेक्स्ट नंबर 3 ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स। हम इन्हें अलग से फिर डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स में क्या है? ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स को मैं लिख सकता हूं RZnR, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं R2Zn। Zn मेटल है, डी ब्लॉक, वैलेंसी होती है 2। ओके, क्लियर? फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं CH3 Zn CH3, या क्या लिख सकते हैं इसको? CH3 का होल ट्वाइस Zn। बोलो नाम क्या होगा इसका? डाई मिथाइल जिंक। ओके, क्या नाम होगा? डाई मिथाइल जिंक। और क्या लिख सकते हैं एग्जांपल? C2H5 Zn C2H5, C2H5 का होल ट्वाइस Zn लिख सकते हैं। क्या नाम होगा? डाई इथाइल जिंक। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन जिंक मेटल से जुड़ा है, इसलिए ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। हाँ जी, समझ में आती है बात? इसलिए ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स। नंबर 4 ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स। ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स, मरनी परमरनी, ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स। बताइए ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स में क्या होगा? कार्बन किससे जुड़ा होगा? मरकरी मेटल से। एग्जांपल क्या ले लेता? C2H5 का होल ट्वाइस H। ओके, खोल दूं तो क्या होगा? C2H5 HD C2H5। ठीक, क्या नाम होगा इसका? डाई इथाइल मरकरी। क्या नाम होगा? डाई इथाइल मरकरी। डाई इथाइल मरकरी इसका नाम होगा। ओके, और चलते हैं नंबर 5 पर। इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनो लेड कंपाउंड्स। ऑर्गेनो लेड कंपाउंड्स, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सेंड करूंगा मैं आपको। ऑर्गेनो लेड कंपाउंड्स, मेटल कौन है? लेड। एग्जांपल बताइए। C2H5 का होल 4 Pb, नाम क्या होगा? टेट्रा इथाइल लेड। शॉर्ट में क्या कह दूंगा? 10। नाम क्या लिख दूंगा इसका? एंटीबायोटिक है, एंटी नॉकिंग एजेंट। क्या कह दूंगा? एंटी नॉकिंग एजेंट। अगर आप शोर बचाओगे तो क्या पिला दूंगा आपको? 10। हो गया? इन सब में क्या है? ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड है, मतलब कार्बन मेटल के साथ जुड़ा है। ओके, कोई दिक्कत इसमें? नहीं, मतलब सबके लाइफ में वही है हाइड्रोकार्बन। हाँ वैसे कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते इस कंपाउंड को ना। कार्बन से सबसे नहीं, हाइड्रोकार्बन होने के लिए उस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए ना। साइड में तो मेटल के साइड में तो हाइड्रोकार्बन, उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा ना, उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है, उससे ये कंफ्यूजन बढ़ेगा कि हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, और हाइड्रोकार्बन है नहीं कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन सिर्फ और सिर्फ कब है? जब किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और ना हो। ठीक है, जैसे CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C6H6 बेंजीन। ठीक, इन सब में क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। नंबर 6 नहीं, यहाँ पॉइंट लिखे आप। हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में क्या जुड़ा है?
कार्बन जुड़ी है मेटल से, ऐसे लिखिए कार्बन जुड़ी है मेटल से। जब कार्बन मेटल से जुड़ी है और यहाँ पर ये बॉन्ड है, ये होना चाहिए, बताइए इस बॉन्ड का नाम क्या है? इस बॉन्ड को क्या कह रहा हूं? इस बॉन्ड को कह रहा हूं ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। समझे ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड क्यों बोला इसको? क्योंकि ऑर्गेनो यानी कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है जी, इसलिए इसको क्या बोल दिया? ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड बोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में? चले आगे, चलिए आगे चलते। बताइए मैंने लिया CH3ONA। CH3ONA का नाम क्या होता है? सोडियम मेथॉक्साइड। क्या नाम होता है? CH3ONA का नाम क्या होता है? सोडियम मेथॉक्साइड। क्या नाम होता है? सोडियम मेथॉक्साइड। ओके, मैंने लिया C2H5ONA। बताइए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सोडियम एथोक्साइड। क्या नाम होगा? सोडियम एथोक्साइड। कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए, क्लियर है जी? और लेता हूं, मैंने लिया CH3COONA। इसका नाम आपको पता ही अभी बताया था, क्या नाम होता है? सोडियम एसीटेट। क्या नाम होता है? सोडियम एसीटेट। ओके, और लेता हूं CH3COO का होल ट्वाइस CH। क्या नाम है इसका? CH3COO होल ट्वाइस CH। बताइए इसका क्या नाम है? कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम एसीटेट, है ना? बोलो, बताइए क्या ये जो कंपाउंड्स हैं ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं? बताइए क्या ये जो कंपाउंड्स हैं ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं? नहीं है। CH3ONA है क्या? ना, क्योंकि मेटल तो ऑक्सीजन से जुड़ी है, कार्बन से नहीं जुड़ी। बोलो, बात समझ आ रही है? क्लियर है? इनमें मैंने आपको समझा ही दिया। यहाँ क्या लिखोगे आप ऐसे करके, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्रॉस। ओके, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं। ठीक है, बोलिए। बोलो NaCN। बताइए NaCN, KCN, CaC2। बोलिए क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं? ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं। हो गया? ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं। हो गया? बोलो, नोट कर लिया इतना? चले आगे। अच्छा सुनो एक बार, देखिए केमिस्ट्री में, साइंस में कभी कोई चीज आती है तो उसके बाद जब डिस्कवरी होती है, रिसर्च होती चली जाती है, तो वो चीजें थोड़ी बदलती चली जाती है। ठीक, जैसे पहले लोग कहते थे कि पृथ्वी गोल है, अर्थ स्फेरिकल है ना। अब कुछ साइंटिस्ट नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो अर्थ है वो गोल नहीं है, वो डिश के जैसी है ना। कैसी है? डिश के जैसी है, तश्तरी के जैसी, प्लेट के जैसी। समझ रहे हो ना? क्लियर? ज्यादातर बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को मानने लगे। ठीक है, क्लियर? तो धीरे धीरे रिसर्च होती रहती है, बातें थोड़ी बदलती रहती है। कल को साइंटिस्ट आएंगे, कहेंगे अर्थ तो ट्रायंगुलर है ना जी। खैर, तो देखो ध्यान से देखिएगा, इसलिए थोड़ा ये कंफ्यूज रहता है भाई, गोल माने अर्थ को के कैसी माने, है ना। ये सब चीजें होती। बात ये है, सुनिए, कि हमने ये सीखा कि जो कंपाउंड ऐसा होगा कि उसमें कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगी, वो कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर? यही तो सीखा हमने। बोलो, और हमने उसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड भी है, एक ऐसा कंपाउंड है हमारे पास जिसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या नाम है? विल्किंसन कैटलिस्ट।
अभी मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ रहा हूँ, जिस दिन विल्किंसन कैटालिस्ट पढ़ूंगा, अभी फॉर्मूला तो लिख दूंगा इसका, लेकिन उस दिन इसे बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। विल्किंसन कैटालिस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए देखो क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर मेटल भी है, कार्बन भी है, लेकिन कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, बट फिर भी ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड माना जाता है। हाँ जी, तो ये तो डेफिनेशन फेल सी हो गई हमारी, जो हम कह रहे थे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होने के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो ना आप ये बात? तो यहाँ आकर तो ये डेफिनेशन सी हमें कैसी आ रही है, ये तो बेकार नजर आ रही है। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर मेटल कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं। मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला। देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो है RH PH3 का होल थ्राइस Cl, ये इसका फॉर्मूला है। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं बता देता हूं इसमें कौन कौन क्या है। ये RH क्या है, रोडियम मेटल। हाँ जी, RH क्या होती है, रोडियम मेटल। ओके, PH3 का होल थ्राइस, P क्या है ये समझिएगा आप, ये बात ध्यान से देखिए। PH यहाँ फिनाइल है, क्या है PH, फिनाइल है। PH क्या है, फिनाइल है। फिनाइल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5। क्लियर है? इसे स्टैंडर्ड में क्या बोलते हैं, PH बोलते हैं। जैसे मिथाइल को क्या बोलते हैं, Me। क्या बोलते हैं, Me, अम्मीनी Me। इथाइल को क्या बोलते हैं, Et। ओके, एसिटाइल को क्या बोलते हैं, AC। ओके, एसिटेट को क्या बोलते हैं, ACO माइनस। बात समझ आ रही है? ठीक है। ब्यूटाइल को क्या बोलते हैं, Bu। ठीक है, वेरी गुड। इस तरह से फिनाइल को क्या बोलते हैं, PH बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट है, इसमें रोडियम मेटल है, और ये PH क्या है, फिनाइल, तो ये P क्या है, फास्फोरस। ओके, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसकी स्ट्रक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ इंपॉर्टेंट बात देखिए, इसमें जो रोडियम मेटल है ये फिनाइल के कार्बन के साथ, फिनाइल में कार्बन है ना, बोला है ना, ये रोडियम मेटल इस फिनाइल के कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ी नहीं है इस कंपाउंड के अंदर, लेकिन ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। फिर ये क्यों है? तो क्या इसका एक्सेप्शन कह दूं? नहीं, एक्सेप्शन नहीं कह सकते। हर चीज का कॉन्सेप्ट है कि ऐसा क्यों है, इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों माना गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज समझिए आप क्या होगा, ये कहां यूज होता है। ये विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन उत्प्रेरक जो है, ये कहां यूज होता है, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स में यूज होता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक में आएगा, ऑर्गेनिक में नहीं आएगा। वो पूछेगा आपसे विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर, ओके, ऑप्शन आंसर सही क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स? हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आई बात? हाइड्रोजिनेशन मींस हाइड्रोजन का जुड़ना, कहां, एल्कीन्स पर। देखो हमारे पास ये क्या है, एल्कीन्स। ओके, हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में, विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, बोलो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है? इसे आप रिडक्शन भी बोलते हैं, इसे आप हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। आपको पता है जब दो पास पास वाले कार्बन पर दो एटम्स या ग्रुप जुड़ते हैं तो एक पाई बॉन्ड टूट जाता है। बोलो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। हाँ भाई, समझ में आ रही है आपको ये बात? यस हो गया? बोलो भाई, बोलो समझ आ रही है ये बात आपको? हाँ जी, जब दो पास पास वाले कार्बन पर दो एटम्स या ग्रुप जुड़ते हैं तो एक पाई बॉन्ड टूट जाता है। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? ये अनसैचुरेटेड एल्कीन ये सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर?
यहाँ पर हम कौन से कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं? आप 11th क्लास में प्लेटिनम पैलेडियम का यूज करते थे, हम विल्किंसन कैटलिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। चलिए, अब ये मैंने आपको क्यों बताया है? ये मैंने आपको इसलिए बताया है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब हम यहाँ विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो विल्किंसन कैटलिस्ट की जो ये रोडियम मेटल है ना, ये इस एल्कीन के साथ, इस एल्कीन के कार्बन के साथ, ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट की मेटल है ना रोडियम, एक स्टेज, एक अवस्था, एक समय, एक टाइम, एक कंडीशन ऐसी आती है कि मेटल, रोडियम मेटल इस एल्कीन के कार्बन के साथ जुड़ती है। समझ रहे आप ये बात? कहां? इस मैकेनिज्म के अंदर कोई भी रिएक्शन बिना मैकेनिज्म के कंप्लीट नहीं होती है। आपने देखा है, आपने पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी है, आपने फॉर एग्जांपल पढ़ा कि ये हमारे पास बेंजीन है, आपने इसकी रिएक्शन कराई Cl2 के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में, आपने क्लोरोबेंजीन बना लिया। ओके, आपने क्लोरोबेंजीन बना लिया, HCl आपने निकाल दिया, या आपने बेंजीन लिया, बेंजीन की रिएक्शन आपने HNO3 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में कराई, यानी नाइट्रेशन कराया, NO2 ग्रुप यहाँ चला गया, H2 बाहर निकल गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया, नाइट्रेशन प्रोसेस। फिर आपने क्या किया? ये तो ओनली रिएक्शन है, आपने फिर इनका मैकेनिज्म देखा। समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म देखा। तो कोई भी रिएक्शन किससे होगी? मैकेनिज्म से। तो मैं बहुत डिटेल में यहाँ नहीं जा रहा हूँ, विल्किंसन कैटलिस्ट क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारे सिलेबस में है यहाँ, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जब हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्किन्स का मैकेनिज्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, जब विल्किंसन कैटलिस्ट की उपस्थिति में हम एल्कीन पर हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो एक स्टेज कैसी आती है जिसमें विल्किंसन कैटलिस्ट की रोडियम मेटल एल्कीन के कार्बन के साथ जुड़ी हुई होती है। उस टाइम क्योंकि मेटल कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ी होती है, तो उस टाइम हम इसे क्या मानते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मानते हैं। बोले बात समझ आती है या नहीं आती है? आती है जी। जी, ऑर्गेनोमेटेलिक, यस, देखने से अगर हम इसको देखें तो बिल्कुल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए मैंने बोला है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंसीडर किया जाता है, इसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मानते हैं। ओके, क्लियर है? क्यों? क्योंकि जब हम मैकेनिज्म करते हैं तो मैकेनिज्म के अंदर एक स्टेज ऐसी आती है कि इसकी मेटल, रोडियम मेटल एल्कीन के कार्बन के साथ जुड़ती है, तो उस टाइम हम इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहना पड़ेगा, और इसलिए हम इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमें अगर क्वेश्चन में आता है कि which of the following is organometallic compound और वहां विल्किंसन कैटलिस्ट लिखा है या उसका फॉर्मूला दिया है, तो बताओ हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंसीडर करेंगे। बोलो बात समझ आ रही है? क्लियर है? ये स्टैंडर्ड की बातें हैं, वरना लोअर लेवल की बातें हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए विल्किंसन कैटलिस्ट और इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, और रीजन में लिखवा देता हूं इसका कि क्यों इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं। नोट कर लीजिए इसका, ये लिख लीजिए आप, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए और इसकी एक्सप्लेनेशन यानी इसका रीजन लिख लीजिए कि क्यों इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये RH क्या है? यहाँ एरो लगाकर आप लिख सकते हैं। ये RH क्या है? रोडियम मेटल। RH क्या है यहाँ? रोडियम मेटल। ओके, जल्दी जल्दी से लिखेंगे, जल्दी जल्दी से लिखेंगे, सभी लिखेंगे इस तरह जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इस कंपाउंड में सब लिखेंगे ऐसे ही, हिंदी इंग्लिश वाले सब लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ हमें इसके पता होना चाहिए, कहीं लिखना नहीं पड़ेगा। इस कंपाउंड में मेटल कार्बन एटम के साथ, इस कंपाउंड में मेटल कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ी होती, डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होती, डायरेक्टली नहीं जुड़ी होती, बट फिर भी यह
बट फिर भी है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड माना जाता है, बट फिर भी है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड माना जाता है। न्यू लाइन से लिखेंगे, इसका यूज एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन में किया जाता है। इसका यूज एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन में किया जाता है एंड इस प्रोसेस में एक स्टेज ऐसी आती है एंड इस प्रोसेस में एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें रोडियम मेटल एल्कीन के साथ अटैच्ड होती है। एल्कीन के साथ अटैच्ड होती है, इसलिए इसे OMC यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड माना जाता है, कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, यानी इसका रीजन है। क्लियर है? बोलिए भाई, लिख लिया आप सबने? तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने सिर्फ ये सीखा है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। ओके, पहले हमने इजी एग्जांपल्स पढ़े हैं, उसके बाद हमने थोड़ा डिफिकल्ट की ओर हम चले हैं। ओके, लेवल हमने मेंटेन किया है, स्टैंडर्ड लेवल के एग्जांपल्स भी मैंने आपको पढ़ाए हैं। क्लियर? आज के बाद हम जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो हम जो हमने ऑर्गेनो मैग्नीशियम पढ़ा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनो लिथियम पढ़ा, ओके, और ऑर्गेनो जिंक पढ़ा, इन 3 कंपाउंड्स को हम विद एक्सप्लेनेशन एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है? क्लियर है? ओके जी, ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सभी का माइक ऑन है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना आप क्लास लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, टाटा।